हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में अपन ह्यूमन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे और उसमें अपन बात कर रहे थे हार्मोन की। अपन ने बताया था हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उनको 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक तो बताई थी बहिस्रावी एक्जोक्राइन, दूसरी बताई थी अंतःस्रावी एंडोक्राइन और तीसरी बताई थी मिश्रित मिक्स ग्लैंड। बहिस्रावी नलिका युक्त ट्यूबुलर और अंतःस्रावी नलिका विहीन ट्यूबलेस। इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो विशेष रस बनता है उसको हार्मोन नाम देते हैं। हार्मोन की खोज या हार्मोन शब्द जो दिया था स्टर्लिंग ने दिया था। इन्होंने जो छोटी आंत की ग्रहणी की श्लेष्मा दीवार में श्लेष्मा परत से सिक्रेटिन हार्मोन जो सिक्रेट होता है उसको खोजा था। तो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन बताया था अपन ने सिक्रेटिन, जो कि अग्नाशय ग्रंथि को प्रेरित करता है। और इसके बाद में अपन डिस्कस किया था कि प्रथम मानव निर्मित हार्मोन पूछेगा, कृत्रिम हार्मोन तो नाम आएगा इंसुलिन का, जिसको बेस्ट और बेटिंग ने बनाया था। हार्मोन में सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे थे पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस के नीचे व्रण द्वारा लटकी होती है, 2 पालियों से बनी होती है, अग्र और पश्च पाली। उससे बनने वाले हार्मोन देखे और हमने क्या देखा कि पीयूष ग्रंथि से बनने वाले ज़्यादातर हार्मोन वो हैं जो दूसरी ग्रंथियों को प्रेरित करते हैं और इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस वो है जो पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है, इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। मस्तिष्क में दूसरी ग्रंथि अपन ने डिस्कस की पीनियल एपिथैलेमस के ऊपर पाई जाती है। मेलेटोनिन का स्राव इसमें होता है, त्वचा का रंग हल्का करना और 12 से 13 वर्ष की आयु तक लैंगिक परिपक्वता को रोकना। इसके आधार पर इसको एक नाम दिया जाता है शरीर की तीसरी आंख। 12 से 13 वर्ष की आयु पश्चात इस ग्रंथि के निष्क्रिय होने से लैंगिक परिपक्वता की शुरुआत होती है और ये हमारे दैनिक प्रक्रम को निर्धारित करती है। तो हमारे शरीर में इसे बोला जाता है जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। और उसके बाद में अपन डिस्कस कर रहे थे तीसरी ग्रंथि थायराइड, हार्मोन बनाने वाले में तीसरी ग्रंथि अपन डिस्कस कर रहे थे थायराइड, जिसको हिंदी में नाम दिया जाता है थायराइड ग्रंथि को आउटू नाम देते हैं। और ये पाई जाती है अपने गर्दन में श्वास नली के अधर तल पर, वेंट्रल सरफेस पर ये पाई जाती है। कैपिटल एच आकार की होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है 25 से 30 ग्राम की। और यानी हार्मोन बनाने वाले में अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि ये है। इस ग्रंथि से जो हार्मोन बनते हैं उसमें मैंने बताया था थायराइड हार्मोन, जिसमें 2 नाम बताए थे मैंने। एक तो बताया था T3 और एक T4। इसका पूरा नाम बोला जाता है ट्राईआयोडो थायरोडीन और इसको बोला जाता है टेट्रा आयोडो थायरोडीन। और ये जो टेट्रा आयोडो थायरोडीन है ना, इसी को नाम दिया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन, इसको बोला जाता है, ये नाम इसको दिया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो अपन सीधा नाम जो सुनते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन में टायरोसिन एमिनो अम्ल प्रोटीन है। ये भी अपन ने बताया था हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं। कौन सा एमिनो अम्ल होता है इसमें? टायरोसिन एमिनो अम्ल व आयोडीन तत्व। तो थायरोक्सिन निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है, आयोडीन तत्व होता है। तो थायरोक्सिन निर्माण के लिए क्या जरूरी है भाई? आयोडीन तत्व है। तो थायरोक्सिन हार्मोन में टायरोसिन एमिनो एसिड होता है और आयोडीन तत्व है, इससे मिलकर बना होता है। और एक बताया था अपन इसमें कैल्सीटोनिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि में कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये अपन ने हार्मोन बताए थे थायराइड ग्रंथि से, एक तो ये और एक ये। अब इसमें तो 2 हो गए
और ये हो गया कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब पहले बात करेंगे अपन थायरोक्सिन, क्योंकि इसमें मेन यही काम करता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसके बारे में बात करेंगे अपन कि थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, फिर कैल्सिटोनिन की बात करेंगे। थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य, थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य, सबसे पहला काम अपन ने पढ़ा था कि शारीरिक वृद्धि के लिए ग्रोथ हार्मोन, हड्डियों मांसपेशियों का विकास, लेकिन शारीरिक वृद्धि में हड्डियों मांसपेशियों का विकास हो रहा है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहता है, उपापचय जो क्रिया रहती है उनको सक्रिय, उन उपापचय क्रियाओं की सक्रियता कौन करता है भाई, थायरोक्सिन। तो पहला काम तो इसका बताया जाता है वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर शारीरिक वृद्धि का प्रेरण। तो शारीरिक वृद्धि के लिए वृद्धि हार्मोन के साथ कौन काम करता है भाई, थायरोक्सिन, जीएच के साथ, वृद्धि हार्मोन के साथ। तो शारीरिक वृद्धि के लिए वृद्धि हार्मोन और साथ में काम कौन कर रहा है भाई, थायरोक्सिन, शारीरिक वृद्धि का प्रेरण। दूसरा है बच्चों का मानसिक विकास। तो शारीरिक के साथ में मानसिक विकास भी, मेंटल डेवलपमेंट, बच्चों का मानसिक विकास, वो भी किसका काम है भाई, थायरोक्सिन का। नंबर 3 में बता रहा हूं ग्लूकोज के खाद्य पदार्थों के, जिसमें जो भी एनर्जी गिविंग जो बताए थे अपन ने, वृद्ध पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण उपापचय से ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा निर्माण कराना या ऊर्जा उत्पादन कराना, ऊर्जा उत्पादन कराना, ये इसका काम है। और इसी आधार पर अतः थायरोक्सिन को ऊर्जादायक, थायरोक्सिन को ऊर्जादायक, कैलोरीजेनिक, अतः थायरोक्सिन को ऊर्जादायक हार्मोन कहा जाता है, ऊर्जादायक हार्मोन कहते हैं। तो कैलोरीजेनिक, ऊर्जादायक हार्मोन इसको कहा जाता है, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन कराना। नंबर 4 वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर शारीरिक वृद्धि का प्रेरण, बच्चों का मानसिक विकास, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण उपापचय से ऊर्जा उत्पादन कराना, अतः थायरोक्सिन को ऊर्जादायक हार्मोन कहते हैं। तो ये कार्य जो होगा शारीरिक वृद्धि, उसके लिए ऊर्जा चाहिए कि वो उत्पादन कौन करवाता है, थायरोक्सिन। एक पॉइंट जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, एग्जाम की दृष्टि भी इंपॉर्टेंट है। आधार उपापचय दर, आधार उपापचय, आधार उपापचय दर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, इसको बोला जाता है। आधार उपापचय दर का नियंत्रण, आधार उपापचय दर का नियंत्रण, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब ये है क्या, देखो हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण और पुरानी कोशिकाओं का अपघटित होना, ये प्रोसेस लगातार चलता है, नया जीव द्रव्य बनता रहता है और पुराना जीव द्रव्य अपघटित होता रहता है। अब इस प्रोसेस में मिनिमम अपने शरीर के अंदर जो एनर्जी खर्च होती है, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक हम जीवित हैं। तो इस प्रोसेस में हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में जो मिनिमम ऊर्जा खर्च होती है उसको आधार उपापचय दर कहा जाता है, BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो आधार उपापचय दर का नियंत्रण करना किसका काम है, थायरोक्सिन का। इसको एक जनरल में समझो,
तो ये जो अपन कहेंगे वो किसको कहेंगे, आधार उपापचयी दर की जो दूसरी परिभाषा दी जाती, सही जो इसकी डेफिनेशन दी जाती है, एक व्यक्ति द्वारा 24 आवर के ड्यूरेशन में 24 घंटे के दौरान पूर्णतः विश्राम करते हुए जितनी ऊर्जा खर्च होती है। यानी एक व्यक्ति 24 आवर्स में कोई काम नहीं कर रहा, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहा, कंप्लीट रेस्ट कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसके शरीर में जो न्यूनतम ऊर्जा खर्च होती है, मिनिमम एनर्जी जो खर्च होती है, उसको रिक्वायरमेंट है, उसको आधार उपापचय कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर रहा है, कंप्लीट रेस्ट कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसके शरीर में जो ऊर्जा खर्च होगी, देखो अपन जिस प्रकार का काम करते हैं, एक मजदूर अलग तरह का काम कर रहा है, एक टीचर अलग तरह का काम कर रहा है, एक जो ऑफिस में बैठा हुआ आदमी है वो अलग तरह का काम कर रहा है, और जिस तरह का वो कार्य कर रहा है उसके अनुसार उसकी बॉडी में एनर्जी की खपत है। मेरी एनर्जी की खपत और एक मजदूर जो काम कर रहा है खेत में जाकर, उसकी बॉडी की एनर्जी की खपत एक जैसी थोड़ी है। तो लेकिन ये जो मान है वो सबके लिए कैसा है, एक समान है, कि एक व्यक्ति चाहे वो मजदूर है चाहे मैं हूं, 24 आवर हम कंप्लीट रेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारे शरीर में जो ऊर्जा खर्च होगी वो बराबर होगी, वो सबके लिए एक जैसी होगी आयु के अनुसार। तो आधार उपापचयी दर का नियंत्रण। अब ये आधार उपापचयी दर जो है उसको मैं यहां नोट करवा रहा हूं। 24 घंटे पूर्णतः 24 घंटे पूर्णतः विश्राम करने के दौरान एक व्यक्ति के शरीर में खर्च न्यूनतम ऊर्जा का मान BMR है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, BMR। अब आप इसे कैसे याद रखोगे, बीमार। भाई अपन 24 आवर कंप्लीट रेस्ट कब करते हैं, जब क्या पढ़ते हैं अपन, बीमार। तो उस समय हमारे शरीर में मिनिमम जो ऊर्जा खर्च हो रही है, तो 24 घंटे के दौरान एक व्यक्ति कंप्लीट जब रेस्ट करता है उसके शरीर में न्यूनतम खर्च ऊर्जा को बोला जाता है BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और इसका मान 1600 किलो कैलोरी प्रतिदिन होता है। इसका मान 1600 किलो कैलोरी प्रतिदिन होता है। ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर जब एक व्यक्ति कंप्लीट रेस्ट कर रहा है, ये जो बताई जाती है। अब इसको और जनरल में समझो। एक लड़का अपने बापू से बोला, बापू मैं नहीं कमाऊंगा। क्या बोला भाई, कि बापू मैं तो नहीं कमाऊंगा। तो बापू ने बोला भाई एक्सप्लेन कर क्यों नहीं कमाएगा, बता तो सही। तो उसने वो पढ़ा हुआ था, उसने वो ज्ञान देने लग गया बापू को कि बापू जब अपन काम करते हैं ना तो हमारे शरीर में क्या खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है। बापू बोला भाई बात तो तेरी सही है, ऊर्जा खर्च होती है तो हमें क्या लेना पड़ता है, भोजन। बोले बात भी तेरी सही है, और इस भोजन के चक्कर में हमारे को कमाना पड़ता है। तो बोले जब मैं कोई काम ही नहीं करूंगा तो मेरे शरीर में ऊर्जा खर्च नहीं होगी, ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो मैं भोजन नहीं लूंगा, और जब मैं भोजन ही नहीं ले रहा तो मैं क्यों कमाऊं। और बापूजी दे थप्पड़ के तेरा ज्ञान तेरे पास रख। ऐसा हो सकता है कि हम कोई काम नहीं करें और हमें भोजन लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, हम चाहे कोई भी काम नहीं करें, लेकिन ये ऊर्जा तो फिर भी हमारे शरीर में खर्च हो रही है प्रतिदिन। ये तो उसी दिन बंद होगी जिस दिन हम बंद हो जाएंगे। तो हमारे शरीर में जब अपन कंप्लीट रेस्ट करते हैं तो उस ड्यूरेशन में जितनी मिनिमम ऊर्जा खर्च होती है उसका मान होता है 1600 किलो कैलोरी, जिसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और ये जो है इसको नियत करने का काम कौन करता है, वो करता है भाई थायरोक्सिन हार्मोन। वो ये काम थायरोक्सिन हार्मोन का काम है। तो अभी तक जो मैंने थायरोक्सिन हार्मोन के काम बताए, पहला काम बताया मैंने, वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर ये शारीरिक वृद्धि का प्रेरण करता है।
दूसरा बताया बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, तो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों को कंट्रोल कर रहा है। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण उपापचय से ऊर्जा का उत्पादन कराना, और इसलिए इसको ऊर्जादायक हार्मोन, कैलोरीजेनिक हार्मोन कहा जाता है। आधार उपापचय दर का नियंत्रण। उसके बाद में अगला जो मैं इसका कार्य बता रहा हूं थायरोक्सिन हार्मोन का, वो अभी महिलाओं में रज चक्र, मेंसुरेशन साइकिल, रज चक्र का नियमन। महिलाओं में रज चक्र का नियमन वो काम भी किसका है? थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य है। और एक काम जो इसका बता रहा हूं वो है भी सेक्सुअल डिजायर बढ़ाना, सेक्स की रुचि बढ़ाना, जनन क्रिया की रुचि जागृत करना, वो भी थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य है। और एक है, इसी का एक पॉइंट ध्यान रखना है, कायांतरण, मेंढक के टेडपोल लार्वा, मेंढक का जो लार्वा होता है उसको टेडपोल लार्वा बोला जाता है। मैं ये लिख देता हूं उसके साथ में, पॉइंट अपने सिलेबस का तो नहीं है। मेंढक के टेडपोल लार्वा का कायांतरण प्रेरित करना। अब कायांतरण भी एक तरह से क्या है भी, शारीरिक विकास ही तो है। कायांतरण भी है, वो भी क्या है? शारीरिक विकास ही है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के काम बताए अपन ने, अलग अलग क्या क्या काम ये अपने शरीर में कर रहा है वो अपन ने डिस्कस किए। शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, ऊर्जादायक उपापचय दर को नियंत्रित करना, रज चक्र का नियमन, सेक्सुअल डिजायर बढ़ाना, कायांतरण का नियमन, ये सारे काम थायरोक्सिन हार्मोन के होते हैं। अब थायरोक्सिन हार्मोन जो कार्य कर रहा है, अब जैसा अपन पढ़ते जा रहे थे कि थायरोक्सिन की कमी या थायरोक्सिन की अधिकता, यानी हार्मोन का क्या असंतुलन, उससे जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं। यहां पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं थायरोक्सिन की कमी से। और थायरोक्सिन की कमी से अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं घेंगा, जिसे बोलते हैं गोइटर या गलगंड बोला जाता है। घेंगा या गलगंड रोग, नाम खूब सुना होगा, तो सभी जानते हैं। और ये बोला जाता है आयोडीन की कमी से। हमारे खाद्य पदार्थों में आयोडीन तत्व की कमी से घेंगा या गोइटर जो बोला जाता है। देखो, ये जो लक्षण है खासतौर से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में नजर आता है। एक्चुअल में पहाड़ी क्षेत्र में ढलानी भूमि होती है, ढलान वाली भूमि होती है, और खनिज लवण मिट्टी में जल के साथ पौधों में जाते हैं, जल और खनिज लवण जो अपन पढ़ते हैं जाइलम, और पादपों द्वारा फिर खाद्य पदार्थ जो अपन ग्रहण करते हैं, चाहे वो फ्रूट वेजिटेबल्स हो, सारे उनमें उनके माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं। और इन खनिज लवण, क्योंकि आयोडीन भी खनिज लवण हो गया, ये सब अपने शरीर में पहुंचते हैं। अब ढलानी भूमि होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो जब जल बह के निकलता है उस दौरान आयोडीन वाटर सोल्यूबल होने के कारण बहकर निकल जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानी भूमि के अंदर आयोडीन तत्वों की कमी रहती है मिट्टी के अंदर, और वहाँ जो फ्रूट वेजिटेबल्स होंगे तो वहाँ के उससे आयोडीन की पूर्ति हो नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि शुरू के अंदर अभी अपन ने पढ़ा, बच्चों का जब शारीरिक और मानसिक विकास होता है तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रबल रूप से आवश्यक होता है। अगर थायरोक्सिन की कमी है तो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करती है, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है थायरोक्सिन की, शुरू में जब वृद्धि होती है बाल्यावस्था से। तो ऐसी स्थिति में थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करती है तो उसकी साइज बढ़ जाती है, और साइज बढ़ती है तो फिर गला सूज जाता है, वो अपन लक्षण बोलते हैं घेंगा, गोइटर जो बोलते हैं। तो एक्चुअली ये है हमारे शरीर में आयोडीन तत्व की कमी, उससे ये लक्षण नजर आता है, घेंगा जो बोलते हैं। दूसरा लिख रहा हूं मैं, मंदबुद्धि बालक, क्रेटिन
बोला जाता है इनको मंदबुद्धि बालक। भाई मानसिक विकास कराता है तो मेंटल डेवलपमेंट भी कम हुआ तो मंदबुद्धि बालक बोला जाता है। अरे देखते नहीं थे अपन, क्लास में पढ़ते थे जब स्कूल में, तो किसी छोटे बच्चे को मास्टर जी रोज ठोकते रहते थे, अरे तेरे अभी तक 14 का पाढ़ा याद नहीं हुआ, 15 का पाढ़ा याद नहीं हुआ। वो एक दिन तो याद करके लाता 14 चौक 76 तक और फिर भूल जाता, फिर 8 तक याद करके लाता, रोज फिर मुर्गा बन के बैठता रहता। अब उसको पता नहीं है तो जड़ बुद्धि है, जितना होगा उतना ही होगा। तो मंदबुद्धि बालक, तो मेंटल डेवलपमेंट कम हुआ तो थायरॉक्सिन की कमी, मंदबुद्धि बालक। तीसरा, शरीर में ऊर्जा की कमी। भाई ऊर्जादायक हार्मोन यही है ना, ऑक्सीकरण की दर बढ़ाकर एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है। तो ऊर्जा की कमी हो तो बताओ क्या होगा? आलस्य व थकान। ये सामान्य लक्षण अगर अपन बात करें तो एक बताया अपन ने घेंगा, एक बताया मंदबुद्धि वाला रेखीय। एक देखो मैं लक्षण लिखवा रहा हूं, वर्ड लिखवा रहा हूं, मिक्सीडेमा। मिक्सीडेमा क्या है? वयस्क में थायरॉक्सिन की कमी। वयस्क में थायरॉक्सिन की कमी, वयस्क में थायरॉक्सिन की कमी से स्मृति, मेमोरी, याददाश्त कमजोर होना, स्मृति कमजोर होना, बाल झड़ना, त्वचा पर झुर्रियां, आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मिक्सीडेमा। तो मिक्सीडेमा थायरॉक्सिन की कमी वयस्क में अगर हो जाती है तो उसकी याददाश्त कमजोर रहती है, बाल झड़ते हैं, त्वचा पर झुर्रियां आदि सारी, या बाल सफेद होना, झड़ना, बाल सफेद भी होना वो भी आ जाएगा, बाल सफेद होना। आजकल यूथ में बहुत जल्दी ये लक्षण नजर आने लग जाते हैं। तो अपन ने अभी बात की थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के लिए, घेंगा बताया अपन ने, आयोडीन तत्व की कमी पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में खासतौर से लक्षण नजर आता है। मानसिक विकास कम होगा तो मंदबुद्धि बालक बोला जा रहा है। शरीर में ऊर्जा की कमी जिससे कहते हैं आलस्य, थकान। मिक्सीडेमा, वयस्क में थायरॉक्सिन की कमी से मेमोरी कम होना, बाल झड़ने लग जाना, बाल सफेद हो जाना, झुर्रियां पड़ जाना, ये सब उसके लिए शब्द यूज किया जाता है मिक्सीडेमा। अच्छा एक और जो बता रहा हूं मैं, एक शब्द लिख रहा हूं हाशिमोटो। हाशिमोटो ये क्या है? हंस हंस के मोटा होना। क्या वर्ड हुआ भाई? हाशिमोटो क्या हो गया? हंस हंस के मोटा होना। इस वर्ड का मतलब समझो। देखो थायरॉक्सिन की कमी जो है ना, थायरॉक्सिन की कमी और महिलाओं में खासतौर से प्रॉब्लम रहती है। थायराइड ग्रंथि का बड़ी प्रॉब्लम है महिलाओं में। थायरॉक्सिन की कमी होगी तो अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगी, आधार उपापचय दर कम हो जाएगी। अपनी बॉडी में हम एनर्जी एक तरह से करें कि खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर ही नहीं पा रहे, ऑक्सीकरण उपापचय चल ही नहीं रहा, तो हम बॉडी में एनर्जी रिफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उससे भूख कम लगती है। भूख में क्या आएगी? कमी आएगी। भूख में कमी आएगी और वजन बढ़ेगा। अब तुम कहोगे सर भूख में कमी, वजन बढ़ने का मतलब क्या है? वजन बढ़ने का कारण भूख ज्यादा लगना है कि ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है? ज्यादा खाने से वजन नहीं बढ़ता। वजन कब बढ़ता है? जब हम खा तो रहे हैं लेकिन उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं और बॉडी में वो अनावश्यक स्टोर होता है। तो वो चीज जो है उसको समझो, यानी जब अपनी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा ले मतलब तो वो भी फैट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। फैट बढ़ेगी तो मोटापा बढ़ेगा, ये रहता है उसमें। तो थायरॉक्सिन की कमी जब होती है तो मेडिसिन से जब अपन इसकी पूर्ति करने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि धीरे धीरे निष्क्रिय होने लग जाती है। यानी थायराइड ग्रंथि अपना काम भूल जाती है, एक तरह से समझो। तो दवाइयां लेकर हमने क्या किया? थायराइड ग्रंथि को निष्क्रिय कर लिया। हमने खुद ही अपने शरीर में थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कर दी। तो थायरॉक्सिन की अगर कमी होती है बॉडी में तो बजाय मेडिकल
उसके मेडिसिन पे ज़्यादा डिपेंड रहने के बजाय हमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। देखो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो डेफिनेटली थायरोक्सिन हार्मोन की डिमांड बढ़ेगी, उपापचय दर बढ़ेगी और बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू होगा, अपन खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकरण शुरू करेंगे। अब तुम दवाइयों के माध्यम से थायरोक्सिन की पूर्ति तो कर रहे हो, ऑक्सीडेशन रेट बढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, तो अब एनर्जी तो लेवल तो बनने लग गया, लेकिन शरीर में तो भाई थायरोक्सिन ग्रंथि जो है वो तो अब आप वो पूर्ति कहाँ से हो रही है? आपकी दवाई से, तो ये तो काम कर नहीं कर रही ना। तो हाशिमोटो शब्द क्या है? थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। तो हाशिमोटो की स्थिति है थायराइड ग्रंथि को निष्क्रिय कर देना, थायरोक्सिन की पूर्ति बाहर से करने पर यह स्थिति जो आती है। अब अपन बात करेंगे, इसी में एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं मैं। अपन ने बताया था थायरोक्सिन रज चक्र का नियमन करता है, तो महिलाओं में रज चक्र अनियमित हो जाना, रज चक्र अनियमित हो जाना, और एक जो मैं बोल रहा था भूख में कमी। तो ये कुछ अपन ने बताए हैं थायरोक्सिन की कमी से घेंगा, मंदबुद्धि, ऊर्जा की कमी, आलस्य, थकान, भूख में कमी, अपन ये भी यहीं जोड़ सकते हैं। मिक्सिडेमर, हाशिमोटो शब्द बताया। रज चक्र महिलाओं में अनियमित होना, समय से पूर्व समय से बाद। रज चक्र क्या है? महिलाओं में 28 से 30 दिन के अंतराल पर, 28 से 30 दिन के अंतराल पर अंडाशय से अंडोत्सर्ग क्रिया जो होती है, अंडाणु प्राथमिक अंडा के रूप में बाहर निकल कर आता है, फिर अंडाणु के रूप में परिवर्तित होता है 14वें दिन। तो 28 से 30 दिन के अंतराल पर रज चक्र जो होता है उसका नियमन थायरोक्सिन हार्मोन करता है। तो समय से पहले या समय से बाद आना वो है रज चक्र का अनियमित होना थायरोक्सिन की कमी से। अब बता रहा हूं मैं थायरोक्सिन की अधिकता, ये तो बताई मैंने कमी, थायरोक्सिन की अधिकता कि अगर ये हार्मोन ज्यादा बनता है थायरोक्सिन की अधिकता से, अगर ये हार्मोन ज्यादा बनेगा, इसमें सबसे पहला मैं बता रहा हूं एक्सोपथेल्मिया। देखो दो शब्द आते हैं, एक तो आता है एक्सो और एक आता है एंडो, एक्जो और एंडो। ये तो है बाह्यवर्दी और ये है आंतरिक वृद्धि। ये तो है बाह्यवर्दी, आंतरिक वृद्धि। अब यहां लिखा हुआ है एक्सो और आगे लिखा हुआ है पथेल्मिया। पथेल्मिया जो है, पथेल्मिया बोला जाता है नेत्र गोलक, नेत्र गोलक, आई बाल। हमारी जो ये आंखें हैं ना दोनों, नेत्र गोलक जो नेत्र कोटर में धसी हुई हैं, गोटियां दोनों जो घूम रही हैं, ये नेत्र गोलक। अब इनकी बाहर की ओर वृद्धि, तो क्या वर्ड जुड़ा? एक्सोपथेल्मिया, नेत्र गोलक बाहर की ओर निकलना। तो नेत्र गोलक की साइज बढ़ जाने से, नेत्र गोलक की साइज बढ़ जाने से आंखें बाहर की ओर आंखें बड़ी व घूरती हुई प्रतीत होना। ऐसा व्यक्ति जब अपने को देखता है ना, एक्सोपथेल्मिया, जिसकी आंखें बड़ी होती हैं और ये अपनी तरफ देखता है, तो अपने को ऐसे लग रहा है कि घूर रहा है, अपने को मारेगा भी। तो स्टेरिंग आई जो बोली जाती है, घूरती हुई आंखें बड़ी नजर आती है, वो एक्सोपथेल्मिया है नेत्र थायरोक्सिन की अधिकता से। दूसरा, उपापचय दर बढ़ेगी, उपापचय दर बढ़ने से
ऊर्जा की अधिकता, और ऊर्जा की अधिकता इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, शरीर का ताप बढ़ना, अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक पसीना आना, त्वचा का रंग लाल रहना, ये सारे लक्षण इसमें नजर आते हैं। उपापचयी दर बढ़ने से ऊर्जा का एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, उसे शरीर का ताप रहेगा, बढ़ेगा, पसीना ज़्यादा आएगा, और त्वचा का रंग कैसा रहेगा, भी लाल रहेगा। जैसे गुस्से में अपन देखते हैं अपनी स्किन का रंग कैसा हो जाता है, शरीर गर्म हो जाता है, स्किन का रंग लाल हो जाता है। ये सारे लक्षण होते हैं थायरोक्सिन की अधिकता से। इसके अलावा एक वर्ड तो आता है प्लूमर, और एक वर्ड आता है भाई ग्रेव। प्लूमर तो है थायराइड ग्रंथि में गांठें हो जाना, थायराइड ग्रंथि में गांठें हो जाना, और ये है थायराइड ग्रंथि में सूजन, थायराइड ग्रंथि में सूजन। तो ये जो सारा बताया अपन ने, ये है थायरोक्सिन की अधिकता। एक्सोपैथेलमिया मेन लक्षण, इसके अलावा ये एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ने से। प्लूमर और ग्रेव, ये दो शब्द और आते हैं। प्लूमर है थायराइड ग्रंथि में गांठें, और ग्रेव है थायराइड ग्रंथि की सूजन। तो ये बताया अपन ने थायरोक्सिन हार्मोन और उसकी कमी और अधिकता से होने वाले प्रभाव। थायरोक्सिन हार्मोन जो है आधार उपापचय दर को नियंत्रित करता है, मानसिक विकास कराता है, शारीरिक वृद्धि में सहायक है जीएच के साथ। इसके अलावा महिलाओं में रक्त चक्र का नियमन कर रहा है, ये सारा अपन ने पढ़ा। और उससे कमी अधिकता से फिर अपन ने शब्द जो सारे देखे। अब बात करेंगे अपन थायरोक्सिन के बाद में कैल्सीटोनिन। इसी में जो बताया था अपन ने कैल्सीटोनिन हार्मोन, यह हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। वो कौन सा है भी? कैल्सीटोनिन हार्मोन। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम करना। देखो हमारी अस्थियों का विखंडन और अस्थियों में कैल्शियम का जमाव, तो अस्थियों से कैल्शियम निष्कासित होकर रुधिर में आता है और रुधिर से कैल्शियम अस्थियों में जमा होता है। तो कैल्सीटोनिन अस्थियों में कैल्शियम के जमाव को बढ़ाता है, तो रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अस्थियों में कैल्शियम जमाव बढ़ाता है, तो रुधिर में कैल्शियम लेवल क्या होगा? कम होगा। अब मैंने यहां केवल कैल्सीटोनिन का कार्य लिखवा रहा हूं। अभी अगली जो ग्रंथि पढ़ेंगे अपन पैराथायरॉयड, उसमें बनता है पीटीएच पैराथ हार्मोन, उसका कार्य बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो दोनों की कमी अधिकता का हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। यहाँ केवल मैंने लिखवाया कि कैल्सीटोनिन काम क्या कर रहा है, कमी अधिकता उसके साथ ही ले लेंगे। तो थायराइड ग्रंथि अपन ने कंप्लीट की। थायराइड ग्रंथि में बताया अपन ने एक तो थायराइड हार्मोन जिनमें T3 T4 को थायरोक्सिन नाम देते हैं और उसका कार्य अपन ने बताया। और फिर उसके बाद में अपन ने बताया कैल्सीटोनिन हार्मोन जो भी इसमें बनता है, जो कैल्शियम की मात्रा को कम करता है ब्लड में। अगली जो ग्रंथि अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद में अगली जो ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो है भाई नंबर 4, चौथी आ गई है हार्मोन में। पहली पढ़ी थी पीयूष, दूसरी पीनियल, दोनों ब्रेन में। गर्दन में अपन ने पढ़ी अभी थायराइड, और थायराइड के बाद में अगला जो नाम बता रहा हूं मैं, वो बता रहा हूं भाई पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि, जिसको हिंदी में बोलते हैं पराउटू। पराउटू ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि जो अपन बोलते हैं।
और पैराथायरॉयड जो ग्रंथि है ना, ये इसको ये नाम क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि में दसी हुई पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि में दसी हुई स्थित, ये थायराइड ग्रंथि के अंदर ही दसी हुई पाई जाती है। और टोटल है ये 2 पेयर, 2 जोड़ी। तो थायराइड ग्रंथि के जो 2 भाग होते हैं ना, जो एच आकार में अपन देखते हैं, दोनों में एक एक जोड़ी दसी हुई पाई जाती है, बिंदु आकार की होती है। टोटल 2 पेयर बिंदु आकार, उसके अंदर दसी हुई पाई जाती है बिंदु आकार। और इस ग्रंथि से जो हार्मोन बनता है ना, पैराथायरॉयड ग्रंथि से हार्मोन बनता है, उसको बोलते हैं पैराथार्मोन। पैराथार्मोन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है पीटीएच। पैराथार्मोन हार्मोन, पीटीएच इसको बोलते हैं। और पैराथार्मोन को कोलिप हार्मोन भी बोला जाता है। खोजने वाले साइंटिस्ट के नाम के आधार पर कोलिप हार्मोन भी कहा जाता है, ये नाम भी इसको देते हैं, पैराथार्मोन को कोलिप हार्मोन भी कहा जाता है। तो पैराथायरॉयड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के अंदर दसी हुई पाई जाती है, बिंदु आकार है, टोटल संख्या इसकी 4 होती है 2 पेयर में, और इससे जो हार्मोन बनता है वो पैराथार्मोन। अब पैराथार्मोन का कार्य है, यानी जो पैराथार्मोन बना पीटीएच, उसका जो कार्य है, पीटीएच का कार्य है रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना। तो हम ये कहेंगे अस्थि विघटन कराना। अस्थियों के विघटन से कैल्शियम निष्कासित होगा, वो रुधिर में आएगा। तो कैल्सीटोनिन और पीटीएच बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रहे हैं। तो पीटीएच का कार्य है कैल्सीटोनिन के विपरीत। कैल्सीटोनिन कैल्शियम का जमाव कराता है हड्डियों में, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, कम करता है, और ये रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, इसका मतलब अस्थि विघटन करता है। इस तरह से दोनों अपोजिट रूप से काम करते हैं। अब अगर मैं ये कहूं पीटीएच की कमी, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि कैल्सीटोनिन की अधिकता। बात तो एक ही है, बताओ है कि नहीं है? आया समझ में? भाई अपोजिट रूप से काम कर रहे हैं ना, पीटीएच कैल्शियम बढ़ा रहा है, कैल्सीटोनिन कैल्शियम कम कर रहा है, तो एक की जो कमी का प्रभाव होगा, दूसरे की वो अधिकता का प्रभाव होगा। तो अभी इसको अपन इससे समझ लें, पीटीएच कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है रुधिर में, पीटीएच की कमी होगी तो रुधिर में कैल्शियम की कमी, और रुधिर में कैल्शियम की कमी से प्रभाव ये होगा कि बच्चों की अगर बात करें, इसको अपन यहां लिखेंगे, शरीर में कैल्शियम की कमी से बच्चों में दांतों व अस्थियों का विकास अवरुद्ध होना। भाई अस्थियों और दांतों में तो मुख्य घटक हो गया कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट लवणित होते हैं। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो बच्चों में अस्थियों और दांतों का विकास क्या होगा? अवरुद्ध होगा। और वयस्क में ऐच्छिक पेशियों, वयस्क में ऐच्छिक पेशियों की कार्य क्षमता में कमी या ऐंठन,
या ऐच्छिक पेशियों में ऐंठन और इसे नाम दिया जाता है टिटेनी रोग। इसे टिटेनी रोग कहा जाता है। अब टिटनेस तो नाम सुना है आपने। टिटनेस तो है बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग। टिटेनी रोग क्या है? वयस्क में अगर देखो बच्चों में कमी हुई कैल्शियम की, दांतों अस्थियों का विकास अवरुद्ध हुआ, वयस्क में कैल्शियम की कमी होती है तो ऐच्छिक पेशियों की कार्य क्षमता में कमी आती है। ऐच्छिक पेशियां किसको कहा था अपन ने? हमारी कंकालीय पेशियां, हाथ पैरों की कंकाल से जुड़ी जो होती हैं, जो हमारी इच्छानुसार मूवमेंट कर रही हैं, अपन हाथ पैरों को, अपने कपाल को जो हिला रहे हैं, ये जो ऐच्छिक पेशियां हैं, ऐच्छिक पेशियों के गमन के लिए, संकुचन शिथिलन, उसके लिए कैल्शियम उद्ग्रहण होता है। कैल्शियम की कमी होगी तो डेफिनेटली इनकी कार्यक्षमता में कमी आएगी। इनकी कार्यक्षमता में कमी या ऐच्छिक पेशियों में ऐंठन। जैसे अपन एक सामान्य लक्षण देते हैं, अपन बोलते हैं बाएंटे आना, हमारे हाथ पैरों की पेशियों में खिंचाव आता है ना ऐंठन, वो अपन बाएंटे बोलते हैं। कैल्शियम की कमी को इंडिकेट करता है। और इसको नाम क्या दिया जाता है भी? ऐच्छिक पेशियों की कार्यक्षमता में जो कमी आई उसको क्या नाम दिया जाता है? टिटेनी रोग कहा जाता है। तो ये हाइपोकैल्शियमिया की स्थिति हो गई। हाइपो का मतलब डाउन और हाइपर का मतलब बढ़ना, तो ये हाइपोकैल्सीमिया है, कैल्शियम की कमी। हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम की कमी से की कमी, अपन यहां शब्द क्या लिख सकते हैं भाई? हाइपोकैल्सीमिया। और इससे जो हुआ वो अपन ने देखा, बच्चों में दांतों की अस्थियों का विकास रुकना, अवरुद्ध होना, वयस्क में ऐच्छिक पेशियों की कमी, जिसे अपन ने टिटेनी रोग कहा। ये तो बताया अपन ने पीटीएच की कमी। अब मैं लिखूं पीटीएच की अधिकता, या इसको ये बोल सकता हूं कि कैल्सीटोनिन की कमी वही बात हो गई। अब इसकी अधिकता होगी तो इसकी कमी होगी। पहला अपन ने पढ़ा था पीटीएच की कमी, पहले जो सारा अपन ने बताया पीटीएच की कमी, कैल्सीटोनिन की अधिकता। अब पीटीएच की अधिकता, कैल्सीटोनिन की कमी। और अगर पीटीएच की अधिकता होगी, बताओ कैल्शियम की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। वही अपने शरीर में अपन रुधिर में बोल देते हैं सीधा, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाना। और अगर रुधिर में कैल्शियम बढ़ेगा तो इसके लिए शब्द क्या आएगा? हाइपरकैल्सीमिया। समझ रहे हो? अपन बोलते हैं ना यार तू तो तुरंत हाइपर हो जाता है, गुस्सा के अपन तुरंत हाइपर हो जाता है बात बात पे। हाइपर का मतलब है बढ़ना और हाइपो का मतलब है डाउन होना। तो हाइपर कैल्सीमिया है कैल्शियम का स्तर बढ़ जाना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? देखो रुधिर से अतिरिक्त कैल्शियम वृक्क यानी हमारी जो किडनी है, कैल्शियम वृक्क में जाकर जमा होता है, जिसे नाम दिया जाता है भाई पथरी स्टोन, जिसे पथरी कहा जाता है। तो अपने एक तो देखो किडनी में और एक गाल ब्लैडर में, वृक्क और पित्ताशय में अतिरिक्त कैल्शियम का जमाव होता है। इसमें दोनों आएंगे, वृक्क और पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में वृक्क और पित्ताशय में जाकर जमा होता है, जिसे क्या नाम देते हैं भी? पथरी। तो पथरी बनने का कारण है कैल्शियम का बढ़ना, और कैल्शियम बढ़ने का कारण है पीटीएच की अधिकता। अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तो हमारे किडनी और गाल ब्लैडर में जाकर जमा होता है, उसको पथरी कहते हैं। अगर पूछा जाए
पथरी का रासायनिक नाम, कि पथरी रासायनिक रूप से क्या है, तो नाम आता है भी पथरी है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4। कैल्शियम ऑक्जेलेट को बोला जाता है पथरी। इस रूप में कैल्शियम इस पत्थर के रूप में, इस लवण के रूप में किडनी और गाल ब्लैडर में जमा होता है। तो पथरी बनने का कारण हुआ कैल्शियम का बढ़ना, पीटीएच की अधिकता। एक अपन शब्द सुनते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, और ये है हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियां छिद्रित, पोरोसिस छिद्रित व भंगुर, ब्रिटल, अस्थियां छिद्रित और भंगुर हो जाना। महिलाओं में खासतौर से बढ़ती उम्र के साथ ही प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थियां छिद्रित और भंगुर होना, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये है हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा पीटीएच जब बढ़ता है तो कैल्शियम निष्कासन बढ़ता है हड्डियों से, और रुधिर में कैल्शियम बढ़ता है, हड्डियों से कैल्शियम निष्कासित हो रहा है, हड्डियां विघटित हो रही हैं, हड्डियों से कैल्शियम निष्कासित होगा, हड्डियों से जब कैल्शियम निष्कासित होगा तो हड्डियां मुलायम और हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं बारीक, वो छिद्रित हो गई, और भंगुर, ब्रिटल, थोड़ा सा बल लगाते ही ब्रेक हो जाना, हड्डियां टूटना। तो हड्डियां छिद्रित व भंगुर होना ये कब हुआ, अस्थियों से कैल्शियम निष्कासन के कारण, अस्थियों से कैल्शियम निष्कासन के कारण, और कारण है पीटीएच की अधिकता। भाई पीटीएच की अधिकता हुई तो अस्थियों से कैल्शियम निकलेगा, तभी तो रुधिर में कैल्शियम बढ़ा, वो अस्थियों से निकल कर आया, अस्थियों से कैल्शियम निकला तो हड्डियां कैसी हो गई, छिद्रित और भंगुर हो गई, वो ब्रिटल हो गई, वो स्थिति इसमें आ जाती है। तो अभी अपन ने पढ़ा चौथी ग्रंथि जो पढ़ी अपन ने पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड ग्रंथि अपन ने बताई कि पाई जाती है कहाँ पर भाई, थायराइड ग्रंथि में 10वीं पाई जाती है। इससे हार्मोन जो बनता है पैराथ हार्मोन, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसको कोलिप हार्मोन भी कहते हैं। ये कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, कैल्शिटोनिन के विपरीत काम करता है। तो इसकी जो कमी होगी वो इसकी अधिकता, प्रभाव एक ही आएगा, शरीर में कैल्शियम की कमी, हाइपोकैल्सीमिया जिसको बोलते हैं। बच्चों में दांतों हड्डियों का विकास रुकेगा, वयस्क में टिटेनी रोग। अब पीटीएच की अधिकता या कैल्शिटोनिन की कमी से रुधिर में कैल्शियम बढ़ा, इसको हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं। ये कैल्शियम बढ़ा हुआ अपने गाल ब्लेडर, पित्ताशय और प्रवर्क में जाके जमा होता है, जिसे अपन पथरी कहते हैं। पथरी का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों से जब कैल्शियम निष्कासित हुआ पीटीएच की अधिकता से, हड्डियां छिद्रित और भंगुर हो गई, उसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये डिस्कस किया अपन ने हार्मोन बनाने वाली में चौथी ग्रंथि पैराथायरॉयड। पहले पढ़ी थी ब्रेन की दोनों पीयूष और पीनियल, फिर गर्दन में थायरॉयड, और थायरॉयड में धसी हुई कौन सी, पैराथायरॉयड। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं भाई थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, और इसकी स्थिति है भाई वक्ष गुहा में, हृदय के पास, वक्ष गुहा में हृदय के पास स्थित। और इस ग्रंथि से जो हार्मोन बनता है उसको नाम दिया जाता है, इस ग्रंथि के नाम के आधार पर इस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। इस ग्रंथि से जो हार्मोन बनता है तो क्या नाम देते हैं भाई, थाइमोसिन। और ये जो थाइमोसिन है थाइमोसिन का कार्य शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, इम्यून सिस्टम की
शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता बढ़ाना। तो ये हार्मोन जो है वो इम्यूनी सिस्टम को डेवलप करने में सहायक होता है। लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र। ये जो थाइमस ग्रंथि है, टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र अगर पूछा जाएगा तो नाम किसका आएगा? थाइमस ग्रंथि का। और ध्यान रखना, टी लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो टी लिम्फोसाइट्स का प्रशिक्षण केंद्र कौन है भाई, या एंटीबॉडी का प्रशिक्षण केंद्र कौन है? थाइमस ग्रंथि है। तो एंटीबॉडी का ट्रेनिंग सेंटर इसको बोला जाता है, थाइमस ग्रंथि को। थाइमोसिन हार्मोन बन रहा है जो प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता में वृद्धि कर रहा है। और उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ थाइमस ग्रंथि की साइज घटती चली जाती है। और यही वजह है कि अधिक उम्र में इम्यूनिटी पावर क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ इसकी साइज क्या होती जाती है भी? घटती चली जाती है थाइमस ग्रंथि की, ये जो बताया जाता है। तो अगली जो ग्रंथि पड़ी हुई अपन ने थाइमस बताई, इसमें यही है, थाइमोसिन हार्मोन है मेन जो काम कर रहा है। टी लिम्फोसाइट्स का प्रशिक्षण केंद्र या एंटीबॉडी का प्रशिक्षण केंद्र इसको बोलते हैं, और प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को ये बढ़ाता है। अगली जो ग्रंथि अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एड्रीनल। नंबर 6, अधिवृक्क। अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। और जैसा नाम से आ रहा है अधिवृक्क ग्रंथि, बताओ इसकी स्थिति कैसे बताओगे आप? कहाँ बताओगे? वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर, और वृक्क के ऊपर है इसलिए नाम आ गया अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर स्थित। और इसका जो साइज है वो है भाई पिरामिड आकार, पिरामिड आकार, या इसको बोला जाता है भाई टोपीनुमा। दोनों वृक्क पर ये कैप लाइक होते हैं, तो पिरामिड आकार, टोपीनुमा। वन पेयर हो गई, वन पेयर। ये जो बताया अपन ने अधिवृक्क ग्रंथि थायराइड के ऊपर जो पाई जाती है। अब जैसे वृक्क के अपन ने दो पार्ट बताए थे, बाहरी पार्ट बताया था वृक्क का कोर्टेक्स वल्कुट, और आंतरिक पार्ट बताया था मेडुला। ऐसे ही अधिवृक्क ग्रंथि के भी बाहरी पार्ट कोर्टेक्स होता है और आंतरिक भाग क्या होता है? मेडुला। और दोनों से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। अब पहले मैं बता रहा हूं कि एड्रीनल का जो कोर्टेक्स है, एड्रीनल कोर्टेक्स से स्रावित हार्मोन। और ध्यान रखना, अपन ने स्टार्टिंग में बताया था हार्मोन की विशेषता में, तो अपन ने बताया था हार्मोन मेनली प्रोटीन के बने होते हैं और कुछ हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। एड्रीनल के कोर्टेक्स से जो हार्मोन बनते हैं वो सारे स्टेरॉइड होते हैं, तो उनके नाम आ जाएंगे यहाँ पर सीधे सीधे, अपन को उस पॉइंट को लिख भी लेंगे अलग से। एड्रीनल के कोर्टेक्स से जो हार्मोन बनते हैं वो सारे कैसे होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। एड्रीनल कोर्टेक्स से स्रावित हार्मोन, इसमें पहला नाम आता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। और दूसरा नाम आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये दूसरा नाम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और तीसरा नाम आता है सेक्सकॉर्टिकॉइड। ये तीनों के तीनों हार्मोन स्रावित होते हैं एड्रीनल के कोर्टेक्स से, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्सकॉर्टिकॉइड।
और ये तीनों हार्मोन किस प्रकृति के हो गए भाई? स्टेरॉयड नेचर के हैं। स्टेरॉयड होते हैं रासायनिक रूप से। बाकी अभी हार्मोन जो अपन ने पढ़े सारे प्रोटीन पढ़ रहे हैं, ये हार्मोन स्टेरॉयड बताए जाते हैं। ये तीनों तो होते हैं कोर्टेक्स से, और फिर मैंने बताया कि एड्रिनल के मेडुला से, एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन, कि इसके मेडुला से जो हार्मोन बनते हैं उसमें दो नाम आते हैं। एक तो नाम आता है भाई एड्रीनेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनेलिन हार्मोन। और एक नाम आता है नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन। नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन बनते हैं इससे, मेडुला से। तो हम जनरली एड्रिनल ग्रंथि, और एड्रिनल ग्रंथि में हम जनरली ये पढ़ते हैं कि एड्रिनलिन हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन इसमें अपन पढ़ते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स से तो 3 बताए, मिनरलोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड और सेक्स कोर्टिकॉइड। और एड्रिनल मेडुला से 2 नाम आते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनेलिन। ये स्थिति और उसका जो बताया अपन ने हार्मोन क्या बनते हैं, ये ग्रंथि से जो हार्मोन बन रहे हैं वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।